हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल्फाइस एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्सिडीज़ के बारे में। तो हमने पढ़ लिया था कि सब्सिडीज़ होती क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, वो सब देख लिया था। अब इन सब्सिडीज़ का इंडियन एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज़ हैं और WTO का जो आपस में मतभेद जो चलता रहता है आपस में, वो देख लेते हैं वो क्या है, और देख लेते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर की जो सब्सिडीज़ हैं किस प्रकार की हम लोग सब्सिडी दे देते हैं, और WTO जो है सब्सिडीज़ के बारे में क्या कहता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के बारे में। तो बेसिकली ये कहानी जो शुरू होती है WTO की पूरी। अब आपका वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, बेसिकली वर्ल्ड को लगा कि यार हमें एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए। तो रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम में उन्होंने 1944 में एक बैठक बुलाई। उस बैठक को उन्होंने बोला ब्रेटन वुड्स। 1944 में उन्होंने एक सभा करी या कॉन्फ्रेंस करी, उसको उन्होंने बोला ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हैड 3 आउटकम्स। 3 चीज़ें वहाँ से निकल के आई। एक तो आपका IMF बनाओ, वर्ल्ड बैंक बनाया, और एक आपका गैड बना। गैड स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। यही गैड जो है आगे 1995 में चल के WTO बना। कब? 1995 में। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। बट देन उससे वो किस एग्रीमेंट से बना है? दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स विच वॉज साइंड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब राउंड्स की बात कर लेते हैं कि भैया आपने सुना होगा दोहा राउंड, उरुग्वे राउंड। तो बेसिकली हुआ क्या? सबसे पहले हुआ आपका उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड हुआ आपका लगभग 1987 से लेकर 1994 तक। उरुग्वे राउंड में क्या हुआ, एक मैराकीच एग्रीमेंट को बनाया गया, और मैराकीच एग्रीमेंट से ही WTO की स्थापना की गई। लोग आए, उन्होंने एग्रीमेंट किया एंड दे फॉर्म्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आप अगर इंस्टीट्यूशनल वर्क और उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो समझना चाहते हैं, तो दैट इज बीइंग गिवन इन द नोट्स। यू कैन गो एंड सी देयर, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन यू कैन गो एंड सी देयर। फिर आपका उरुग्वे राउंड से ही हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स आए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक है एग्रीकल्चर को रिलेटेड, दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या हुआ, लोग आए, उन्होंने क्या बोला कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं इनका क्या करना है। ठीक है। जो भाई इससे पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर सब्सिडी देती थी दबा के सरकारें अपना डोमेस्टिक सपोर्ट बनाने के लिए, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, इन सब्सिडीज़ का कुछ करेंगे हम लोग, और हम जो है एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम को जो है मोर फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? जो डोमेस्टिक सपोर्ट्स हैं उसको रैशनलाइज करेंगे, उसे कम करेंगे, जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ है उसे हटा देंगे, बेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे सबके लिए। ठीक है। और इसी में जो है एक बात हुई कि ठीक है यार देखो, हर किसी का अपना अपना स्थिति है। तो डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड हैं और एक डेवलपिंग वाले हैं। तो क्या करेंगे यार, हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा टाइम, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे इसको एडजस्ट करने में। ठीक है। अब बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंट होना था, ये जो उरुग्वे राउंड इम्प्लीमेंट होता था, ये एग्रीकल्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन होना था बेसिकली वो लगभग 6 साल के अंदर होना था। ठीक है। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हैड 6 ईयर्स एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैड 6 ईयर्स एंड डेवलपिंग हैड 10 ईयर्स। ठीक है। और मैं बिलीव करिए इसमें से कुछ नहीं हुआ, आज तक भी जो है बहुत लड़ाई चलती रहती है। देन हमारे पास वहाँ पे एक आया स्पेशल एग्रीकल्चरल सेफगार्ड। स्पेशल एग्रीकल्चर सेफगार्ड क्या है कि भैया डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो एक एडिशनल ड्यूटी लगा सकती हैं। किन केसों में? 2 केसेस में। या तो जो है एकदम इंपोर्ट में सर्ज हो जाए, भाई वॉल्यूम एकदम बढ़ जाए। मान लिया चाइना ने स्टील डंप करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है 15 रुपये में बिक रहा है, इंपोर्ट हो रहा है 13 रुपये में। ठीक है। इंपोर्ट प्राइस जो आ रहा है वो 13 रुपये आ रहा है, तो आप जो है 2 रुपये की एक एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हैं। या इंपोर्ट प्राइस में एकदम फॉल हो जाए, ठीक है, 13 रुपये का सामान आ रहा है बाहर से और घर में वो 15 रुपये का मिल रहा है, तो आप 2 रुपये की जो है सब्सिडी और 2 रुपये की एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हैं। ये था स्पेशल एग्रीकल्चर सेफगार्ड। और तीसरी बात जो की गई उरुग्वे राउंड में कि भैया जो डोमेस्टिक सपोर्ट्स थे उनको बॉक्सेस में डिवाइड किया गया। तो 2 बॉक्सेस में उन्होंने डाला, एक ग्रीन बॉक्स और एक एम्बर बॉक्स। ठीक है। तो ग्रीन मतलब अच्छा
तो ग्रीन बॉक्सेस में वो टाइप की सब्सिडीज आ जाती हैं बेसिकली जिनका कि या तो कोई भी इफेक्ट नहीं है ट्रेड पे या मिनिमल इफेक्ट है, वो मतलब दे डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, ठीक है, दे डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, और इवन इफ दे हैव डिस्टॉर्शन दैट इज मिनिमम, वेरी मिनिमल, और दे हैव नो से मिनिमल होता है, ठीक है। तो उन्होंने डाल दिया ग्रीन बॉक्स। अब ग्रीन बॉक्स में किस टाइप की सब्सिडीज आ गई, जैसे कोई रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आपने सब्सिडी दे दी, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के लिए कोई सब्सिडी दे दी, ट्रेनिंग के लिए सब्सिडी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी, तो उन्होंने कहा ठीक है यार इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे जितनी मर्जी देनी है दो, इस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं, आप जितनी मर्जी देनी है दो, ठीक है। फिर डायरेक्ट पेमेंट की बात हुई, देखो डायरेक्ट पेमेंट भी ग्रीन बॉक्स के अंडर ही है, बट देन उन्होंने क्या बोला कि जो अगर डायरेक्ट पेमेंट आप प्रोवाइड करोगे फार्मर्स या किसी को भी सब्सिडी के रूप में, वो जो है प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, दैट शुड नॉट इफेक्ट द टाइप और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं हो सकता। पता लग रहा कल तक वो फार्मर 500 कुंटल गेहूँ उगा रहा था, आपने ये सब्सिडी दी वो 700 उगाने लगा, तो ये ट्रेड डिस्टॉर्शन माना जाएगा, फिर ये आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, डीकपल्ड पेमेंट होनी चाहिए वो, कि आपकी जो डायरेक्ट पेमेंट है उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर सेकंड थी एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ थी जो डिस्टॉर्ट करती हैं ट्रेड को या प्रोडक्शन को, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये तो जो है आपको बंद करनी ही पड़ेंगी, ये हम अलाउ नहीं कर सकते। उसमें कैसी कैसी सब्सिडीज़ आ गई, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है कि भैया हम जो है इसी प्राइस पे प्रोक्योर करेंगे, फर्टिलाइज़र पे, वाटर पे, पावर पे आप सब्सिडीज़ देते हैं, ईजी क्रेडिट देते हैं, सस्ता लोन दे देते हैं, वो एम्बर बॉक्स में बोला हम अलाउ नहीं कर सकते। और तीसरे टाइप की थी, ये दो टाइप की आपकी उरुग्वे राउंड में, लेकिन और भी टाइप की बॉक्सेस होते हैं। एक होता है आपका ब्लू बॉक्स में होता है एम्बर बॉक्स प्लस वो सब्सिडीज विच टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑल्सो। भाई उसमें बोला जाता है कि आपको जो है प्रोडक्शन भी लिमिट करना है, ठीक है। आप जो है राइस के लिए एमएसपी तो घोषित करेंगे ही नहीं करेंगे, बट राइस का उत्पादन आप 5000 मेट्रिक टन से ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इस टाइप की जो सब्सिडीज़ हैं वो ब्लू बॉक्स में आ जाती हैं। इसके अलावा भी एक सब्सिडी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट बॉक्स बोलते हैं। उसमें कौन सी सब्सिडीज़ आती हैं आपकी, उसमें बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ होती हैं, आपने ट्रैक्टर खरीदने के लिए, पंप्स खरीदने के लिए फार्मर्स को कोई सब्सिडी दी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ में आ जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए कोई सब्सिडी दे दी, वो इस टाइप में आ जाएगी। बट देन ये बोलता है कि आप सब्सिडी दो, लेकिन आप सब्सिडी किसे दोगे, या तो आप जो फार्मर गरीब है उसे दोगे, या जिसकी लो इनकम है उसे दोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी दोगे, आप सब्सिडी दो, आप फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी दो, आप जो है पावर पे भी दो, जो आपकी मर्जी देना दो, बट देन आप जो है पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को ही दोगे, ठीक है। देन एक कॉन्सेप्ट है डी मिनिमस लेवल का, ये सब उरुग्वे राउंड में चल रही हैं बातें। उस टाइम डी मिनिमस लेवल क्या हो गया कि भैया मिनिमम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट आर अलाउड इवन दो दे डिस्टॉर्ट ट्रेड, कि भैया ठीक है ये सब्सिडी हमने दी या हमने कोई इंसेंटिव दिया किसी को, ये ट्रेड पे डिस्टॉर्शन है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि ट्रेड जो है ख़राब हो रहा है, हम जो है हम सब्सिडी दे रहे हैं तो हम एडवांटेज पे हैं और जो अगला बंदा है वो डिसएडवांटेज पे है, बट देन दे आर अलाउड, ठीक है। और इसी डी मिनिमस लेवल के चक्कर में अभी बवाल होगा थोड़े टाइम के बाद। ये भी इन्होंने डिवाइड कर दिया, डेवलप्ड के लिए अलग रखा और डेवलपिंग के लिए अलग रखा। डेवलप्ड के लिए तो था ये बेसिकली 5% और डेवलपिंग के लिए था ये 10%। मतलब कि अगर, और ये लगता किस पे, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। ये जो डी मिनिमस लेवल है किस पे नापा जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन पे। मान लिया आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो है, मैं पोटैटो का एग्जांपल ले लेता हूँ, आलू जो है वो 500 रुपये है, तो डी मिनिमस लेवल बोलता है कि भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो है 50 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती हैं, चाहे वो ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रही हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डेवलप्ड कंट्रीज 5% दे सकती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जो है 10% तक दे सकती हैं, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये 25 रुपीज़ होगा यार, गलती हो गई, 5% और 10% नापने में, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है 25 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है, डेवलप्ड कंट्रीज सॉरी,
एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो है 50 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती हैं, ठीक है। तो मिनिमस लेवल को क्या बोलते हैं कि डेवलप के लिए 5%, डेवलपिंग के लिए 10%। डेवलपिंग कंट्रीज अगर मैं 500 रुपये पोटैटो का टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ले लूँ तो डेवलप कंट्रीज 25 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती हैं एंड डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वो 50 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती हैं, ठीक है। फिर एक था पीस क्लॉज। अब ये पीस क्लॉज जो है उरुग्वे राउंड का ही है, ठीक है। ये पीस क्लॉज एक्चुअली जनवरी 1, 2004 में एक्सपायर भी हो गया। इसमें बेसिकली कुछ नहीं हुआ। इसमें ये बोला गया कि वो डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स या वो डोमेस्टिक सपोर्ट या एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो कि आर्टिकल 13 ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर हैं, उसको आप जो है WTO में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो अलाउड है, ठीक है। ये जो है जनवरी 1, 2004 पे एक्सपायर हो गए। ये एक पीस क्लॉज है। आगे हम एक और पीस क्लॉज पढ़ेंगे, वो पीस क्लॉज अलग होगा, ठीक है। ये थी बात उरुग्वे राउंड की अभी तक। अब हम आगे 2001 में 2001 में हुआ दोहा राउंड, उससे आपका दोहा डेवलपमेंट एजेंडा निकला। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई वो हुई आपकी बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 में, ठीक है। बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, 4 चीज़ें तय हुई। बड़ा लोग गर्मजोशी से आए, जोश से आए। उन्होंने कहा कि यार हम ना जो हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, देखो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या होता है। सरकार, मान लिया इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, सरकार ने अपना सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो चलाना है, उसके लिए उन्हें गेहूं राइस चाहिए। अब जो गेहूं और राइस सरकार ने अपने FCI उसको FCI प्रोक्योर करेगा, FCI अपने गोदामों में लगेगा, तो वो जो सीरियल्स है या ग्रेन है वो कहाँ पड़ा हुआ है, FCI में है। किसके, उसको होल्ड कौन कर रहा है, सरकार, उसी को पब्लिक स्टॉक होल्डिंग बोलते हैं। जो प्रोग्राम चलाने के लिए हम लोग होल्ड करते हैं ग्रेन्स, कुछ भी चीज़, ठीक है, उसको पब्लिक स्टॉक होल्डिंग बोलते हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप समझे कि FCI गोडाउनों में जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है। तो उन्होंने कहा कि यार हम ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ परमानेंट सॉल्यूशन का क्या है इसका। आज तक भी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। और 2018 में तो जो ब्यूनोस आयर्स में जो WTO की मीटिंग हुई वहाँ तो बवाल ही मच गया, और वहाँ वो तो बड़ी इनकंक्लूसिव सी मीटिंग थी। और आज भी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे 2001 में जोश से आए थे और 2022 हो गया, अभी तक भी कोई कंक्रीट इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, बस ये एक्सटेंड हुआ जा रहा है दिन प्रतिदिन। देन उन्होंने क्या बोला कि ठीक है यार, ग्रीन बॉक्स जो लिस्ट है ना उसको एक्सटेंड कर लेते हैं सर्विसेज की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जो है लैंड यूज़ पे कोई स्पेंड कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स पे स्पेंडिंग चल रही है आपकी, वाटर मैनेजमेंट के लिए आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो यार ना उसको ग्रीन बॉक्स में डाल देते हैं, वो सब्सिडीज़ अलाउड है, वो उस टाइप की सब्सिडीज़ अलाउड है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक डिक्लेरेशन करी कि वी विल रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। दे विल रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब इस पर भी बवाल है आज तक, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग है तो छोड़ दो, इसका तो मतलब कोई वही नहीं है। बट देन ये बात की गई और एक टेम्पररी पीस क्लॉज साइन हुआ, ठीक है। टेम्पररी पीस क्लॉज किसके लिए था, फॉर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर मैं थोड़ी डिप्लोमेसी की आपको बात करूँ तो इंडिया बड़ा तेज़ था। जो वो 5% 10% की बात चल रही थी ना, इंडिया ने बोला कि जो हमारा MSP का प्रोग्राम था वो इस 10% लिमिट को के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो MSP प्रोग्राम है वो 10% को एक्सीड कर जाता है। तो हमने जो है अगले 4 सालों तक, 2017 में वो ख़त्म हो जाना था और आज भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आज तक भी हम दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अगले 4 सालों तक जो है हम जो अपना MSP दे रहे हैं और उसको जो है ये 10% लिमिट के अंदर नहीं नापा जाएगा, हमें एग्जेम्पशन चाहिए। लोगों ने बोला ठीक है दे देते हैं। तो ये पीस क्लॉज हुआ और इंडिया ने ऐसे अपना डिप्लोमेटिक या कुछ भी कह लीजिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे सिक्योर किया, ठीक है। तो ये एक टाइप की डिप्लोमेटिक विन भी थी इंडिया के लिए। अब बाली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के बाद 2015 में फिर मिले हम, एक्चुअली 2-2 साल में होती रहती है। वहाँ पे नैरोबी पैकेज हुआ। भाई नैरोबी पैकेज में एक बड़ी खतरनाक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि हम जो हैं जितनी भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं उनको पूरा हटा देंगे एंड वी विल सेट डिसिप्लिन्स ऑन एक्सपोर्ट मेजर्स विद इक्विवेलेंट इफेक्ट, ठीक है। कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज जितनी भी एग्री को उसको हटा देंगे। देन WTO मेंबर जो हैं वो आपस में बात करेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। किसके लिए, जो उनकी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की दिक्कत थी। देखो बात चल रही है, यहाँ पे भी बात ही हुई कि हाँ यार कंक्रीट कुछ ढूंढना पड़ेगा हमें और हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए
जो उनका पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वो रखते हैं अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए या फिर अपना पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, उसको हम कंक्रीट सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे, ठीक है। और जो फूड एड में फूड आता था या ग्रेन्स आती थी, उसका भी उन्होंने कहा कि यार उसे भी हम सही करेंगे। ऐसा भी ना हो कि हम इतनी फूड एड दे दें कि जो वहाँ का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वही हार्म होने लग जाए। मान लिया इंडिया में किसी ने इतनी गेहूँ एड में भिजवा दी कि यहाँ जो गेहूँ उगा रहा था तो किसान उसे कुछ भी दाम नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना फ्री में आ जा रहा है, ठीक है। देन जो है बेसिकली आपका स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। उसमें हम अलाउ कर देखते हैं कि अलाउ कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने टैरिफ्स बढ़ा सकें कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कि अगर इंपोर्ट प्राइस गिर जाए एकदम या इंपोर्ट सर्ज हो जाए उस टाइम जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उस पर नेगोशिएट हम लोग करते रहेंगे। तो ये बोल दिया उन्होंने नैरोबी पैकेज में, ठीक है। अब इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ और WTO की बात करें, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है बट देन यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इंडिया क्या था, इंडिया ने जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था वो बड़ी उम्मीदों से साइन किया। इंडिया को लगा कि जो OECD कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो बड़ी बड़ी आपकी इकोनॉमीज़ हैं, वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, तो उनको क्या लगा कि यार ये ना अपनी जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं इसे घटाएंगे, ठीक है। और हमें जो है बेटर एक्सपोर्ट्स मिलेंगे और जिससे क्या होगा कि हमारा प्राइस जो है अच्छा मिलेगा हमें, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है हमारे अच्छा प्राइस मिलेगा जिससे कि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट होगा। बट देन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में गए उनके प्राइस गिर गए टू दी इंडियन प्राइस, तो हमें नुकसान हो गया, ठीक है। फिर एक हिस्ट्री रही है कि हमारा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है WTO की रेगुलेशंस से हमेशा टकराता रहता है, क्योंकि उसमें हम MSP प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम पावर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बाली में तो हमने सिक्योर कर लिया कि यार हमारा जो MSP प्रोग्राम है उसको 10% के अंदर आप मत डालो, उसको जो है आप लीगल चैलेंज मत दो। देन हाई फार्म सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो एक ट्रिक देखो आप यहाँ पे, एक्चुअली जो 5% 10% वाली कोटा वाली जो बात है वो आपकी ये 5% 10% कैलकुलेटेड होता है AMS पे। AMS स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट। अब ये जो मेजर हो रहा है ये बेसिकली आज भी 1986-88 के लेवल्स पे हो रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है, ये उस टाइप की, देखो इसका एग्जांपल आप देखो भाई, हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो है US की इकोनॉमी की सिर्फ 2% है, बट वो 2% किसका है भाई, उनका इकोनॉमिक साइज भी तो 1000 है, तो उनका 2% तो 200 है। हमारा इकोनॉमिक साइज है 100 रुपये, हमारी इकोनॉमी 10% से भी ग्रो हो रही है, तो हमें तो हमारी इकोनॉमी 10 ही रुपये ग्रो हो रही है ना। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखोगे तो इनको इकोनॉमी जो है 200 ग्रो हो रही है और हमारी 10 हो रही है। तो इसलिए द प्रिंट के एडिटर हैं शेखर गुप्ता जी बड़ी सही बात बोलते हैं कि एब्सोल्यूट शुड बी कंपेयर्ड विद एब्सोल्यूट्स एंड परसेंटेजेस शुड बी कंपेयर्ड विद परसेंटेजेस। बट देन मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि दे शुड बी सीन इन द कोरिलेशन ऑल्सो, कि उसका बेस कितना है, कि वो 2% जो है हमारे 10% से बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। देन यूज़ ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। अब भैया डेवलपिंग कंट्रीज तो बहुत तेज हैं, वो जो है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहा ट्रेड व्रेड फ्री कर देंगे, हम जो है कुछ भी वॉल्यूम पे नहीं लगाएंगे, लेकिन वो नए टाइप के मेजर्स लिया है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, कि यार ये जो है आपने आपकी जो आपने सामान बनाया, आप इसको आपने सैनिटाइज्ड वेयर हाउस में नहीं रखा, आपने जो है जब ये सामान बन रहा था तो आपके जो वर्कर्स उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तो ये नई नई चीज़ें लिया है वो। तो यार डेवलपिंग कंट्रीज को लगा यार ये क्या इन्होंने नया बवाल खड़ा कर दिया। तो ऐसे उन्होंने कहा टेक्निकल ये टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया, इस टेक्निक से नहीं बना है। जैसे अल्फांसो मैंगो था हमारा, उन्होंने एक बार यूरोप ने हमारा अल्फांसो मैंगो रिजेक्ट कर दिया था, किस पे, इसी का यूज़ करके, ये जो फाइटो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स है ना, इसको इस्तेमाल करके। बेसिकली ये 1995 उरुग्वे राउंड में ही एग्रीमेंट है इसका, ये उसका नाम था एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ठीक है। और उरुग्वे राउंड में ही एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स भी बनाया गया था। तो बेसिकली उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और हमें नुकसान करते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भैया WTO के रूल्स में जो है अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अब अपग्रेडेशन की ज़रूरत क्यों है भैया, बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, ठीक है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, हमारा MSP जो फूड सिक्योरिटी है, आज तक भी वो डिसाइड नहीं किया उन्होंने, ठीक है। फार्म सब्सिडीज़ हो गई, डी मिनिमस लेवल जो है वो 5% 10%, उसका जो बेस है वो आज तक नहीं बढ़ाया उन्होंने। उनका
और जबकि वो रिपोर्ट दिखाती है कि भैया उनका 5% भी हमारे 10% से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन जो WTO के रूल्स हैं वो आज की जो मार्केट कंडीशंस हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, इट मेक्स लिटिल इकोनॉमिक सेंस। देन जो लेवल से मैंने आपको बताया वो 1986-88 पे नापे जाते हैं आज भी। देन WTO भी अपनी रिलेवेंस खो रहा है क्योंकि भैया बायलैटरल ट्रीटीज़ हो रही हैं, रीजनल ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। भाई इंडिया और बांग्लादेश WTO जा ही नहीं रहा है, वो आपस में ही ट्रेड भाई कि तुम या हमारे यहाँ ये अलाउ कर दो, हम तुम्हारे यहाँ ये कर देते हैं। तो WTO अपनी रिलेवेंस टाइम के अकॉर्डिंग खो रहा है। देन रिकवरी फ्रॉम द पोस्ट पेंडेमिक, भाई क्योंकि हमें एज अ वर्ल्ड ही इम्प्रूव करना है और एज अ वर्ल्ड इकनॉमी ही हमें पेंडेमिक से बाहर आना है, तो उसके लिए जो है बेसिकली एक साथ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हैं, देखो एक तो वो जो लेवल है उसको हटा के जो है या तो 2014-16 या 16-18 पे लेके आओ, ठीक है, और उसका रोलिंग एवरेज लो आप। देन मैक्सिमम लिमिट जो है जहाँ तक एग्जेम्पशन काउंट नहीं होता उसको बढ़ाइए, ठीक है। देन जो डिस्काउंट सपोर्ट देते हैं आप, कुछ जो सपोर्ट हैं, जो डिस्काउंट सपोर्ट जो है उनको एग्जेम्प्ट करिए आप, जो कि जैसे बेसिकली गरीब फार्मर्स को जो लोन दिए जा रहे हैं या उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ दिए जा रहे हैं, तो उनको आप इम्प्रूव करिए, उसके लिए हमारी हेल्प करिए, ठीक है। और जो नेगोशिएशंस जो है आपने होल्ड पे डाल रखी हैं, जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेके आज भी वो बात चली रही है, ठीक है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेके आज भी बात चली रही है, तो भैया वो नेगोशिएशन करो और उसका एक फाइनेंस सोल्यूशन निकालो और बायलैटरल रीजनल टॉक्स को जो है इम्प्रूव करो। वर्ल्ड लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो आएँ, आपस में बात करें और WTO को और स्ट्रॉन्ग करें। ये थी बात WTO एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की। अगली बार हम आपको एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज़ पढ़ाएंगे इंडिया की, और उसमें मैं आपको एक ही चीज़ पढ़ानी है, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो क्या होता है, कौन देता है, कैसे देता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, I wish you a very happy day, keep smiling, keep healthy, and I shall see you tomorrow. Bye bye.